नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। आज का वीडियो क्लास 12 बायोलॉजी का है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 जो है पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम। इससे पहले हमने चैप्टर 13 तक पढ़ा दिया है और यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो उपलब्ध है, ज़रूर आप उसे पढ़िए। तो शुरू करते हैं आज का यह सेशन और हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 पारितंत्र के बारे में। पारितंत्र को पारिस्थितिक तंत्र भी कहा जाता है और इसे इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं इकोसिस्टम यानी कि पारितंत्र के बारे में। तो हम जिस वातावरण में रहते हैं, इस वातावरण में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं जो वातावरण में रहते हुए विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। इस प्रकार वातावरण को प्रभावित करते हैं, यानी कि वातावरण में विभिन्न प्रकार के जीव हैं और सभी जीव इस वातावरण में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं और वातावरण को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। वातावरण भी अपना प्रभाव जीवों पर डालता है, यानी कि सभी जीवों पर वातावरण भी प्रभाव डालता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वातावरण और जीव के बीच एक अटूट पारस्परिक संबंध होता है, यानी कि जीव और वातावरण के बीच संबंध पाया जाता है। और जीव व वातावरण के बीच जो संबंध होता है, इसे ही जिसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं वह है पारितंत्र यानी कि पारिस्थितिक तंत्र। यानी कि जीवों और वातावरण के बीच जो संबंध होता है उसे ही पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। तो पारिस्थितिक तंत्र है क्या? तो हम जिस वातावरण में रहते हैं, वातावरण में हम सभी प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। सभी जीव वातावरण में अपनी क्रियाकलापों को करते हैं और वातावरण को प्रभावित करते हैं। जैसे कि मानव, तो मानव विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप के द्वारा वातावरण को प्रभावित करता है। इसी प्रकार से वातावरण भी हमें प्रभावित करता है। इस तरह से कहेंगे कि जीव और वातावरण के बीच एक संबंध पाया जाता है और जीवों और वातावरण के बीच जो पारस्परिक संबंध पाया जाता है उसे ही कहा जाता है पारितंत्र यानी कि पारिस्थितिक तंत्र। इसे इंग्लिश में बोला जाता है इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले जिसने दिया उसका नाम है एजी टेंसले। इकोसिस्टम शब्द जिसने सबसे पहले दिया वो कौन है? तो एजी टेंसले है। इन्होंने 1935 में इकोसिस्टम शब्द दिया था। उन्होंने परिभाषित किया, पारितंत्र वह तंत्र है जो वातावरण के सभी सजीव व निर्जीव घटकों के पारस्परिक संबंधों तथा प्रक्रियाओं द्वारा प्रकट होता है। यानी कि वातावरण के सभी सजीव व निर्जीव घटक के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है और उनकी क्रियाओं से जो प्रकट होता है उसे ही बोला जाता है पारितंत्र यानी कि पारिस्थितिक तंत्र। यानी कि पारिस्थितिक तंत्र वातावरण में उपस्थित जो सजीव और निर्जीव घटक होते हैं उनके बीच पारस्परिक क्रियाओं और संबंधों से उत्पन्न हुआ है। यानी कि पारितंत्र किससे बना हुआ है? तो वातावरण और जीवों के बीच जो क्रियाकलाप होती हैं उसी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। तो पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र है क्या? तो पर्यावरण में उपस्थित जीवों के बीच जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं और वातावरण को संयुक्त रूप से क्या कहेंगे? पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे, यानी कि पारितंत्र कहेंगे। तो पारितंत्र है क्या? पारितंत्र है क्या? तो वातावरण और जीवों के बीच जो पारस्परिक संबंध पाया जाता है इसे ही कहा जाता है पारितंत्र। तो पारितंत्र है क्या? तो पारितंत्र जीवों एवं पर्यावरण के मूल घटकों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जो दूसरे पारितंत्र के तथा अपने घटकों के साथ सतत अंतः क्रिया करते हैं। सभी पारितंत्रों को सम्मिलित रूप से जीवमंडल यानी कि बायोस्फीयर कहा जाता है।
सभी पारितंत्रों को सम्मिलित रूप से जीवमंडल यानी कि बायोस्फीयर कहा जाता है। चलिए यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है, पारितंत्र जीवों तथा उनके पर्यावरण की मूल संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है जो दूसरे पारितंत्रों से तथा अपने घटकों के बीच सतत अंतः क्रिया करते रहते हैं, यानी कि उनके बीच हमेशा क्रिया होती रहती है। और सभी पारितंत्र पृथ्वी पर सम्मिलित रूप से जीवमंडल का निर्माण करते हैं। तो जितने भी प्रकार के पारितंत्र हैं सभी पृथ्वी पर सम्मिलित रूप से किसका निर्माण करते हैं, तो जीवमंडल का निर्माण करते हैं, यानी कि बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। तो अब हम जानेंगे पारितंत्र के प्रकार, पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद से हम जानेंगे पारितंत्र के प्रकार। चलिए तो देखते हैं पारितंत्र के प्रकार, पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में अब हम बात करेंगे। चलिए तो पारितंत्र देख लेते हैं। पारितंत्र के प्रकार, पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं। पारितंत्र के प्रकार, देख लेते हैं पारितंत्र के प्रकार। तो समझिएगा, पारितंत्र सामान्यतः प्राकृतिक होते हैं, यानी कि जितने भी प्रकार के पारितंत्र हैं सभी प्राकृतिक हैं, परंतु मानव ने अपने क्रियाकलापों से पारितंत्र बनाया हुआ है और वह पारितंत्र जो मानव के द्वारा बनाया गया है उसे मानव निर्मित पारितंत्र कहा जाता है या उसी को कृत्रिम पारितंत्र कहा गया है। जैसे कि बगीचा, कृषि भूमि, जैसे कि कृषि योग्य भूमि होती है तो उसमें जो फसल लगाता है मानव, सब एक तरह का पारितंत्र ही है। इसी प्रकार से पार्क, पार्क भी मानव द्वारा बनाया गया है, उसमें भी विभिन्न प्रकार के पौधे रहते हैं, जीव है, तो वो भी मानव के द्वारा बनाया गया है। इसी के साथ साथ एक्वेरियम, बड़े बड़े एक्वेरियम होते हैं जो कि मानव के द्वारा बनाया गया है। यानी कि जो पारितंत्र मानव बनाता है उसे मानव निर्मित पारितंत्र या कृत्रिम पारितंत्र कहा जाता है। और जो पारितंत्र प्राकृतिक है, अधिकांश पारितंत्र प्राकृतिक है यानी कि नेचुरल है। तो दो तरह से पारितंत्र हुए, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। तो दोनों के बारे में हमने जान लिया। तो पारितंत्र के प्रकार जानेंगे, ये तो हमने उसकी प्रकृति बताया, किस प्रकृति के पारितंत्र है। तो एक प्राकृतिक है और दूसरा क्या है, तो मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम है। लेकिन पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक को बोला जाता है जलीय पारितंत्र और दूसरे को कहा जाता है स्थलीय पारितंत्र। यानी कि ये है आपका पारितंत्र, पारितंत्र, और यह पारितंत्र दो प्रकार का होता है। यह पारितंत्र दो प्रकार का होता है। एक पारितंत्र को कहते हैं जलीय, जलीय पारितंत्र, और दूसरे को कहते हैं स्थलीय पारितंत्र। इसका क्या मतलब कि जो जल में पारितंत्र पाया जाता है उसे जलीय पारितंत्र कहा जाता है और जो स्थल पर पारितंत्र पाया जाता है उसे स्थलीय पारितंत्र कहा जाता है। जलीय और स्थलीय पारितंत्र ये भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो जलीय पारितंत्र दो प्रकार का होता है, एक है स्वच्छ जलीय पारितंत्र और दूसरा है समुद्रीय पारितंत्र। ये दो प्रकार का होता है, एक है क्या, स्वच्छ जलीय पारितंत्र और दूसरा है क्या चीज, तो दूसरा है समुद्रीय पारितंत्र।
यानी कि एक स्वच्छ जल में अपना पारितंत्र होता है, दूसरा समुद्री या लवणीय जल में पारितंत्र पाया जाता है। इसी प्रकार से स्थलीय पारितंत्र भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि वन पारितंत्र, वन पारितंत्र, उसके बाद से घास स्थल, घास स्थल पारितंत्र, उसके बाद से मरुस्थल पारितंत्र, और उसके बाद से है मानव निर्मित पारितंत्र, या इसी को कहते हैं कृत्रिम पारितंत्र। इसी को कहा जाएगा क्या चीज, तो कृत्रिम पारितंत्र। तो यहाँ पे स्थलीय पारितंत्र को 4 भागों में रख करके हम अध्ययन करेंगे। वन पारितंत्र, घास स्थल पारितंत्र, मरुस्थल पारितंत्र, मानव निर्मित पारितंत्र या कृत्रिम पारितंत्र। और जलीय पारितंत्र को 2 भागों में रख करके अध्ययन करेंगे, एक है स्वच्छ जलीय पारितंत्र और दूसरा है समुद्रीय पारितंत्र। इन सभी जगह पर अलग अलग प्रकार का पारितंत्र पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे रहने वाले जीव और वातावरण के बीच भिन्न प्रकार से संबंध देखा गया है, इसलिए इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये स्वच्छ जलीय पारितंत्र, समुद्री पारितंत्र एक प्रकार का प्राकृतिक पारितंत्र है, प्राकृतिक है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो वन पारितंत्र है, घास स्थल पारितंत्र है, मरुस्थल पारितंत्र है, ये सभी प्राकृतिक है। और ये मानव निर्मित पारितंत्र, ये यानी कि कृत्रिम पारितंत्र है। ये मानव निर्मित पारितंत्र कैसा है, तो कृत्रिम पारितंत्र है। ठीक, तो इतनी बातें आप याद रखिए कि पारितंत्र कितने प्रकार का होता है। तो पारितंत्र को प्रकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, एक को कहते हैं प्राकृतिक पारितंत्र और दूसरा जो है कृत्रिम पारितंत्र। जो पारितंत्र मानव ने बनाया है उसे बोला जाता है कृत्रिम पारितंत्र, और जो पारितंत्र प्रकृति ने बनाया है, मानव ने नहीं बनाया है, तो ऐसे पारितंत्र को कहा जाता है प्राकृतिक पारितंत्र। मुख्य रूप से पारितंत्र को 2 भागों में बांटा गया, यानी कि पारितंत्र 2 प्रकार का होता है, एक को कहा जाता है जलीय पारितंत्र और दूसरे को कहा जाता है स्थलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, एक है स्वच्छ जलीय पारितंत्र और दूसरा है समुद्रीय अथवा लवणीय पारितंत्र। यानी कि स्वच्छ जल का पारितंत्र अलग है, और जैसे कि स्वच्छ जल में जो जीव पाया जाएगा वह समुद्री यानी कि लवणीय जीव में नहीं, लवणीय जल में नहीं पाया जाएगा। जैसे कि मछलियाँ जो कि यहाँ पे स्वच्छ जल में यानी कि नदियों में, तालाबों में होती हैं, वह मछलियाँ समुद्रों में नहीं रह सकती हैं। यानी कि यहाँ का जीवन और यहाँ का जीवन में भिन्नता है। अब आगे बढ़ते हैं स्थलीय पारितंत्र के बारे में। तो स्थलीय पारितंत्र को जो कि स्थल पर, तो स्थल भी विभिन्न प्रकार का है, अलग अलग तरह का, और इसलिए इसको भी कई भागों में रखा गया है। जैसे कि वन पारितंत्र, तो वन पारितंत्र में जो जीव पाया जाएगा घास स्थल पारितंत्र में वह नहीं देखा जाएगा, यानी कि यहाँ पर उसका जीवन संभव नहीं होगा। उसी प्रकार से मरुस्थल पारितंत्र, जो घास स्थल पर जीव है वह मरुस्थल स्तर पर नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से मानव निर्मित पारितंत्र, ये सभी अलग अलग के पारितंत्र हैं। तो मुख्य रूप से पारितंत्र को 2 भागों में बांटा गया, एक को कहते हैं जलीय पारितंत्र और दूसरे को कहते हैं स्थलीय पारितंत्र। ये सब आपने खूब अच्छे से समझ लिया होगा, तो इसे याद रखना है, याद कर लेना है। और अब हम आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सभी पारितंत्रों के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले जानेंगे, यानी कि जलीय पारितंत्र स्टार्ट करेंगे, पहले इसे पढ़ा जाएगा और उसके बाद से स्थलीय पारितंत्र के बारे में पढ़ा जाएगा। तो चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो अब हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले जानेंगे जलीय पारितंत्र के बारे में। ये सारा चीज़ हम मिटाते हैं। आप जान रहे हैं पारितंत्र के प्रकार, और इसमें हमने बता दिया कि पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं। चलिए देख लेते हैं जलीय पारितंत्र के बारे में। विस्तार से हम पढ़ेंगे क्या चीज़, तो जलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र में पहला हो जाएगा क्या चीज़, तो स्वच्छ जलीय। स्वच्छ जलीय पारितंत्र, जैसे कि तालाबों का पारितंत्र है या नदियों का पारितंत्र है, यानी कि नदियों में जो जीव पाए जाएंगे, तालाबों में जो जीव पाए जाएंगे, ये होगा स्वच्छ जलीय पारितंत्र। इसमें हम एक एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे जो है तालाब का पारितंत्र। क्या चीज़, तो तालाब का पारितंत्र। तालाब का पारितंत्र समझते चलना है। तालाब का पारितंत्र के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो हमने बताया परितंत्र में चैप्टर नंबर 13 में कि कोई भी परितंत्र है पर्यावरण के मुख्य रूप से दो घटक मिलकर के बनाते हैं, यानी कि दो घटक मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो उसी तरह से तालाब के परितंत्र में भी दो घटक होंगे, यानी कि तालाब का परितंत्र दो घटकों से मिलकर के बना होता है। एक है जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। पहला ही क्या चीज़, तो जैविक घटक, बायोटिक जैविक घटक, और दूसरा है क्या, अजैविक घटक। अजैविक घटक यानी कि स्वच्छ जल में या तालाब में जो जीव पाए जाते हैं, जीव मिल करके बनाते हैं जैविक घटक, और उन जीवों को भी तीन भागों में बांटा गया है। जो जीव है इनको तीन भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है उत्पादक, उत्पादक प्रोड्यूसर। उसके बाद से दूसरे को बोला जाता है उपभोक्ता, कंज्यूमर्स, और तीसरे को बोला जाता है अपघटनकर्ता, अपघटनकर्ता। ठीक, तो यहाँ पे जो जैविक घटक है उसको भी तीन भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं उत्पादक, दूसरे को उपभोक्ता और तीसरे को अपघटनकर्ता। तीसरे को क्या कहते हैं, तो अपघटनकर्ता कहते हैं। और अजैविक घटक में जैसे कि जल है, प्रकाश है, वायु है, ये सब जो है अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे तालाब में भी, तालाब का भी जो पारितंत्र है दो घटकों से मिलकर के बना है। एक को कहते हैं जैविक घटक और दूसरे को कहते हैं अजैविक घटक। जैविक घटक जितने भी प्रकार के उसमें जीव होते हैं, सभी जीव मिल करके बनाते हैं जैविक घटक। इसमें आता है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, और दूसरा है अजैविक घटक। अजैविक घटक यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे दोनों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, डिटेल्स में स्टडी करेंगे। स्वच्छ जलीय पारितंत्र यानी कि तालाब का पारितंत्र कैसे होता है, किस प्रकार से उसके जीव और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध होता है, सभी को हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। तो यहाँ पे हम चित्र के माध्यम से बना करके विस्तार से उसे जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये मिटाएंगे और उसके बाद से हम जानेंगे क्या चीज़, तो तालाब के पारितंत्र को डिटेल में। तो यहाँ पे हम इसके तक को जानेंगे डिटेल में, स्वच्छ जलीय पारितंत्र के बारे में। चलिए इसे बना करके हम समझते हैं, इसको बना करके हम समझते हैं।
यहाँ पे हमने एक तालाब बनाया है और ये भाग जो है स्थल है, ये वाला जो भाग है क्या चीज़ है, तो इसका स्थल है, तालाब का स्थल भाग है। और ये वाला जो भाग दिख रहा है पूरा, ये जल है। ये क्या है? पूरा तो जल है। और ये जो नीचे दिख रहा है वो उसकी तली है। क्या है? तो तली है। अब यहाँ पे जो पर्यावरण के दो घटक होते हैं मेनली, कौन कौन से? तो एक को कहते हैं जैविक घटक और दूसरे को कहते हैं क्या चीज़? तो अजैविक घटक। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जैविक घटक, जैविक घटक, और दूसरा है अजैविक घटक। जैविक घटक और अजैविक घटक, ये दोनों इसमें पाए जाएंगे और दोनों के बीच पारस्परिक संबंध को हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो जैविक घटक में तीन चीजें थी। एक को कहते हैं क्या चीज? तो उत्पादक, उत्पादक। दूसरे को कहते हैं उपभोक्ता और तीसरे को कहते हैं क्या चीज? तो अपघटनकर्ता, अपघटनकर्ता। तो ये तीन चीजें हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये इसका स्थल है और ये वाला जो भाग है वो जलीय भाग है। तो ये जो स्थल है इस पर विभिन्न प्रकार के पौधे होंगे, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पौधे होंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ पौधे ये जल निमग्न होंगे, यानी कि कुछ तैरते हुए होंगे और कुछ इस तरह से जल में निमग्न पौधे होंगे, ठीक है। अब ये जो पौधे हैं ये पौधे उत्पादक है, क्योंकि यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। तो जितने भी पौधे आएंगे वे सब क्या है? तो इसे बोला जाएगा क्या चीज़? तो उत्पादक। क्या कहते हैं उसे? तो उत्पादक कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे चाहे वह जलीय पौधा हो या स्थलीय पौधा हो जो कि तालाब के पास पाया जाता है, या जल निमग्न पौधा हो, तो ये सभी पौधे क्या करते हैं? तो भोजन निर्माण का काम करते हैं और इन्हें उत्पादक कहा जाता है। यानी कि उत्पादक में जल में तैरने वाले पौधे आएंगे, जल निमग्न पौधे आएंगे और जल की सतह पर पाए जाने वाले पौधे एवं सूक्ष्म जीव आएंगे। यानी कि उत्पादक में क्या क्या चीज आएंगे? उत्पादक जल में तैरने वाले पौधे, उसके बाद से जल निमग्न, जल निमग्न पौधे, उसके बाद से जल की सतह पर पाए जाने वाले पौधे, और उसके बाद से कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, उसके बाद से कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, वे भी इसमें उत्पादक का कार्य करेंगे, जैसे कि नीलहरित शैवाल, डायटम्स, स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स। उसके बाद से इसमें आ जाएंगे क्या चीज़? तो कुछ सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव जैसे कि नीलहरे शैवाल, शैवाल, उसके बाद से डायटम्स, उसके बाद से यूलोथ्रिक्स, उसके बाद से स्पायरोगायरा। तो ये सारे सूक्ष्म जीव हैं जो किसका कार्य करते हैं? तो उत्पादक का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे ये सूक्ष्म जीव को बना लेते हैं। ये जो है सूक्ष्म जीव है और ये पौधे हैं जो क्या है? तो उत्पादक है। क्या है? तो ये है उत्पादक, और इन्हें पादप प्लवक भी कहा जाता है, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन भी बोला जाता है। क्या चीज़? तो फाइटोप्लैंक्टन। क्या? तो पादप प्लवक।
इसे इंग्लिश में बोला जाता है फाइटो प्लैंकटन। अब यहाँ पे जो ये उत्पादक है, उत्पादक को खाने वाले उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता भी कई श्रेणियों में है, इसे हमने चैप्टर नंबर 13 में बताया हुआ है कि उपभोक्ता को भी कई श्रेणियों में बांटा गया है। तो जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, तो ये चीज़ है। तो जो पौधों को खाते हैं डायरेक्ट, यानी कि जो उत्पादक को खाते हैं, उसे बोला जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। ये जीव आएंगे और इन्हें बोला जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। इसे कहा जाएगा क्या चीज? तो प्राथमिक उपभोक्ता। और इन्हें एक नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है जंतुप्लवक, यानी कि जूप्लैंक्टन। इसे कहा जाता है जंतुप्लवक। जूप्लैंक्टन, ये इन्हें बोला जाता है। इसे बोला जाता है फाइटोप्लैंक्टन्स और इसे कहा जाता है जूओप्लैंक्टन। अब प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाने वाले जीव हैं बहुत सारे। यहाँ पे ये जो प्राथमिक उपभोक्ता है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे। और इसको भी खाने वाले, प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाने वाले जीव है उसको बोला जाता है द्वितीयक उपभोक्ता। जैसे कि सांप है, कीड़े मकोड़े हैं, मेढक है, इसे कहा जाएगा क्या चीज़? तो द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा सांप, कीड़े मकोड़े, मेढक, ये क्या है? तो द्वितीयक उपभोक्ता है। और द्वितीयक उपभोक्ता को खाने वाले, द्वितीयक उपभोक्ता को जो खाता है उसे कहा जाता है क्या चीज? तो तृतीयक उपभोक्ता। क्या? तो तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता, यानी कि जो इस द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं उसे कहा जाता है क्या चीज़? तो तृतीयक उपभोक्ता। जैसे कि छोटी व बड़ी मछलियाँ और पक्षियाँ, इन मछलियों को पक्षियाँ भी खाती हैं, जैसे कि छोटी व बड़ी मछलियाँ। इसी के साथ साथ पक्षियाँ, ये सभी है क्या? तो ये तृतीयक उपभोक्ता है। तो एक बार और देखते हैं यहाँ पे, जो स्वच्छ जलीय पारितंत्र है उसमें हमने जैविक घटक की बात की, अभी केवल उत्पादक एवं उपभोक्ता के बारे में बात किया। जो उसमें स्थलीय पौधे होते हैं या जल निमग्न पौधे होते हैं या जल की सतह पर पाए जाने वाले पौधे होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि नीलहरे शैवाल, डायटम्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, ये सभी भोजन निर्माण का काम करते हैं, यानी कि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ऐसे जीवों को बोला जाता है उत्पादक। जैसे कि ये उत्पादक है। और सूक्ष्म जीव में जो ये उत्पादक है इन्हें पादप प्लवक भी बोला जाता है, फाइटोप्लैंक्टन्स भी बोला जाता है। अब इन्हें उत्पादक को खाने वाले उपभोक्ता कहलाते हैं। ये वाले उत्पादक को खाने वाले को बोला जाता है उपभोक्ता। और उपभोक्ता को कई श्रेणियों में बांटा गया, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता डायरेक्ट उत्पादक को खाते हैं, जैसे कि पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया। और इन्हें जंतुप्लवक बोला जाता है, यानी कि जूप्लैंक्टन्स कहा जाता है। क्या चीज़? तो जूप्लैंक्टन्स।
अब इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले को बोला जाता है द्वितीयक उपभोक्ता, जैसे कि सांप, कीड़े मकोड़े, मेढक, और इनको खाने वाले को बोला जाता है तृतीय उपभोक्ता, जैसे कि छोटी व बड़ी मछलियाँ, पक्षियाँ, ये हो जाएंगे तृतीयक उपभोक्ता। और इसके साथ साथ तीसरा जो जैविक घटक आता है वो है अपघटनकर्ता, अपघटनकर्ता। और ये जो अपघटक होते हैं, अपघटक, ये यहाँ जल में भी होते हैं और इसकी तली में भी होते हैं और स्थल वाले पार्ट में भी होते हैं। और ये जो अपघटनकर्ता यानी कि अपघटक यानी कि डिकम्पोजर, ये मुख्य रूप से जीवाणु और कवक ही है। क्या है? तो जीवाणु व कवक। ये क्या करते हैं कि ये जो जीव है, चाहे वह उत्पादक है या उपभोक्ता, यदि मृत हो जाते हैं या अपने अपशिष्ट को छोड़ते हैं तो उनको ये कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं, विघटित कर देते हैं। उसी कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों को ये उत्पादक भोजन के रूप में प्रयोग में लाते हैं और जिसके द्वारा कि भोजन बनाते हैं। और फिर वह भोजन प्राथमिक उपभोक्ता को प्राप्त होता है, फिर द्वितीयक उपभोक्ता को, फिर तृतीयक उपभोक्ता को, फिर अपघटनकर्ता उन्हें क्या करते हैं, कार्बनिक व अकार्बनिक में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस तरह से ये जैविक घटकों के बीच अपना क्रम चलता रहता है। अब बात आती है अजैविक घटक। अजैविक घटक में जैसे कि सूर्य का प्रकाश, है, इसी के द्वारा ये जो पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसके साथ साथ वायु है और जल है, वायु है और जल है। तो ये सब सूर्य का प्रकाश, जल, इसके द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और वायु के द्वारा श्वसन करते हैं, जिसको कि उसे ऊर्जा में, भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इस तरह से यह जो सूर्य रूपी ऊर्जा, जल, ये पौधों के द्वारा भोजन में परिवर्तित हुआ और इस भोजन रूपी ऊर्जा को पहुंचाया गया प्राथमिक उपभोक्ता में, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, और उसके बाद से फिर उसे अपघटनकर्ता ने क्या कर दिया, विघटित कर दिया, उसे तोड़ दिया कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों में, और फिर से पौधे उसको ग्रहण किए और यह क्रम निरंतर चलता रहता है। यानी कि यहाँ पर जो निर्जीव घटक है और सजीव घटक है, यानी कि जैविक घटक है और अजैविक घटक है, उनके बीच निरंतर क्रिया होती रहती है। यानी कि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, वायु, जल, ये सभी अजैविक घटक हैं और यहाँ पे जो उत्पादक और उपभोक्ता और अपघटन करता है, ये सभी क्या है, तो जैविक घटक है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया होगा कि पारितंत्र में जो स्वच्छ जलीय पारितंत्र है, तालाब पारितंत्र है, इसके बारे में हमने विस्तार से बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपने इसे समझ लिया होगा। तो यही चीज़ हम बोलेंगे और इसको आपको नोट्स के रूप में लिखना है। तो हेडिंग बना लेना है ये वाला, स्वच्छ जलीय पारितंत्र यानी कि तालाब का पारितंत्र, और इसमें लिखिएगा तालाब का पारितंत्र निम्नलिखित दो घटकों से मिलकर के बना होता है। पहला जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। तो हेडिंग बना लेना है जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स, जैविक घटक, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स। और इसमें लिखना है इसके अंतर्गत तालाब में पाए जाने वाले सभी जीव आते हैं। पोषी स्तरों के आधार पर इन्हें निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। और इसमें फर्स्ट हेडिंग बना लेना है उत्पादक। फर्स्ट हेडिंग बना लेना है क्या चीज़, तो उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर, उत्पादक। और इसमें लिखना है इसके अंतर्गत स्वपोषी पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उदाहरण में लिखना है पादप प्लवक, पादप प्लवक यानी कि फाइटोप्लैंक्टन्स। और इसमें लिखना है
जैसे डायटम्स, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, डायटम्स, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, नील हरे शैवाल, ये सभी है क्या? तो ये सभी पादप प्लवक है। आगे लिखना है जल निमग्न पौधे, जल निमग्न पौधे, और इसमें लिख लेना है जल निमग्न पौधे में कौन कौन पौधे आएंगे, जैसे कि हाइड्रिला, वैलिसनेरिया आदि, हाइड्रिला, वैलिसनेरिया आदि। उसके बाद से लिखना है जल के ऊपर तैरने वाले पौधे, जल के ऊपर तैरने वाले पौधे, जैसे वोल्फिया, लेमना, पिस्टिया। छिछले जल में जड़ युक्त पौधे जैसे निम्फिया आदि। उसके बाद से लिखना है जल स्थलीय पौधे, जैसे रेननकुलस पालीगोनम, रेननकुलस पालीगोनम। उसके बाद से हेडिंग डालना है सेकेंड उपभोक्ता, ये वाला सेकेंड उपभोक्ता, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स यानी कि उपभोक्ता। और इसमें लिखना है इसके अंतर्गत जलीय जंतु आते हैं जो अपने भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, प्राथमिक उपभोक्ता, इसमें लिखना है इसके अंतर्गत तालाब के जल में उपस्थित शाकाहारी जीव जैसे जंतुप्लवक, अमीबा, पैरामीशियम, एनेलिड्स, मोलस्कस, कीड़े मकोड़े आदि आते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत जो है जंतुप्लवक आते हैं, जैसे कौन से? तो अमीबा, पैरामीशियम, एनेलिड्स, मोलस्कस, कीड़े मकोड़े आदि। फिर लिखना है द्वितीयक उपभोक्ता, और इसमें लिखना है ये छोटे मांसाहारी जीव होते हैं जो भोजन के रूप में प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण करते हैं। उदाहरण छोटी मछलियाँ, कीड़े मकोड़े, मेढक, सांप आदि। फिर लिखना है थर्ड, तृतीयक उपभोक्ता, और इसमें लिखना है इसके अंतर्गत प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ताओं का भक्षण करने वाले जीव आते हैं, जैसे बड़ी मछलियाँ, मछलियों को खाने वाले पक्षी आदि। उसके बाद से अब हेडिंग बनाना है क्या चीज़? तो अपघटक, यानी कि अपघटन करता। थर्ड, अपघटक, कंपोजर्स, कंपोजर्स। इसके बारे में लिख लेना है तालाब के जल में तथा तली पर अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु एवं कवक पाए जाते हैं जो अपघटनकर्ता का कार्य करते हैं। ये तालाब में मरने एवं सड़ने वाले जीवों का अपघटन कर कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों को मुक्त कर देते हैं। यानी कि तालाब में जो मरे हुए जीव है या सड़ने वाले जीव है उसको अपघटन कर देते हैं और उसमें का जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होता है उसे मुक्त कर देते हैं। उसके बाद से हेडिंग बना लेना है अजैविक घटक। सेकेंड, अजैविक घटक। जैविक घटक कंप्लीट हुआ। अजैविक घटक इसमें लिखना है इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक, कार्बन डाइऑक्साइड, आयरन आदि। ये पदार्थ जल तथा मृदा में घुले रहते हैं। इसके अतिरिक्त ताप, प्रकाश तथा जल के पीएच को भी अजैविक घटकों में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे हमने बता दिया तालाब के परितंत्र के बारे में। अब हम आगे जानेंगे जो समुद्रीय पारितंत्र है उसके बारे में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे क्योंकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा है और ज़्यादा लंबा करना उतना अच्छा नहीं है। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा और आप लोगों ने खूब अच्छे से इसे पढ़ा होगा। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ।
और वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए, ज़रूर आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा, सारा कुछ जो कि आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ से आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है इसका भी आप लोग ज़रूर बताइए। और हम कहना चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम आपको ज़रूर आपके मंजिल तक लेकर के जाएंगे, यानी कि जो भी सिलेबस है आपका, चाहे बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री, ज़रूर हम कंप्लीट कराएंगे। और उसी क्रम में हमारा वर्क भी चल रहा है और हमने ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कवर भी कर लिए हैं। तो यहाँ पे आपको पढ़ाई कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग वेट कीजिए, जल्द ही हम इसका सेकेंड पार्ट लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।